हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हमने गुप्त वंश से पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उसको देख चुके हैं। तो अब हम गुप्त वंश के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त वंश ने शासन किया था, अवधि शासन अवधि क्या था? तो गुप्त वंश का शासन अवधि 319 से लेकर 500 ईस्वी तक था। ठीक है, गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना लगभग 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त के द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ठीक है, जिसने 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महानता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज का उपाधि धारण किया। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, वो पहले महाराजा धीराज के उपाधि धारण करने वाले थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? किसने किया? प्रवरसेन प्रथम ने सबसे पहली बार 4 अश्वमेध यज्ञ किया। वकाटक शासक प्रवरसेन ने प्रथम 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की। सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? प्रवरसेन ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है, तो उनके कोर्ट में एक कवि थे, उनके अनुसार से उन्होंने सारी लड़ाइयाँ जीती है। तो इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों से मुग्ध होकर उसे भारतीय का नेपोलियन की संज्ञा दी है। प्राचीन भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के अन्य नाम देवगुप्त था? ठीक है, किसका नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय का भी नाम देवगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? देवगुप्त था। वह प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त परम भागवत की उपाधि धारण किए। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? किससे संबंध है? तो देखिए, ये सिर्फ एक से संबंध नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से समुद्रगुप्त से भी, इलाहाबाद और अशोक से भी है। दोनों का इंस्क्रिप्शन उसमें मिलता है। और बाद में अकबर के द्वारा भी उसमें कुछ एडिशन किए गए हैं। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। इलाहाबाद अशोक स्तंभ का अभिलेख समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह हरिसेन संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति कौशल के शासक का क्या नाम था? कौशल के शासक में नाम क्या था? महेंद्र। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति के 19वीं व 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों और उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था। दक्षिणापथ के राज्यों को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर वो ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत
कृपा करके उन्हें स्वतंत्र कर दिया। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संविधि विग्रह सचिव हरिसेन ने की थी। कनिंघम मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख है। रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों से संघभेद रोकने के लिए निर्देश उत्कीर्ण है। तो देखिए, इससे ये प्रयाग प्रशस्ति से कौन कौन रिलेटेड हो गए? अशोक हो गए, ठीक है, समुद्रगुप्त हो गए, और समुद्रगुप्त के बाद फिर अकबर हो गए, और फिर अब जहांगीर। तो 4 लोग हैं जो ये प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड हैं। पृथव्या प्रथम वीर की उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त की। पृथव्या प्रथम वीर, ठीक है। इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पेरियल गुप्ताज में उन्होंने उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उन्हें पृथव्यमा प्रति रथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो। पृथ्वी का प्रथम वीर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्र में इसका मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अच्छा जी, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि था। ये तो था। उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। नहीं, ये गलत है। देवी चंद्रगुप्तम कौन किए थे? अभी देखते हैं। वह प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे। ये सही। तो 1 और 3 है कहीं पे? हाँ है, तो ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं। इलाहाबाद समुद्रगुप्त के सर्वाधिक संधि विग्राहिक एवं कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाखा दत्त ने की है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाखा दत्त ने की है। इसमें गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है, ठीक है। तो देवी चंद्रगुप्तम में क्या है? रामगुप्त के बारे में लिखा गया। उसके बाद है आपको मैच करना है, ठीक है। अब इसमें से मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो मैं डायरेक्ट आंसर देख लेता हूँ। इसका सी है, सूची भी दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, धनंजय उनका राज कौन था? कुस्तलपुर, ठीक है। धनंजय का राज कहाँ था? कुस्तलपुर। नीलराज उन राज क्या था? अब मुक्त, ठीक है। उग्रसेन उनका राज क्या था? पलक्का, ठीक है। विष्णुगोपा उनका राज क्या था? कांची, ठीक है। विष्णुगोपा का राज क्या था? कांची। दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ठीक है, किसकी स्मृति में? तो ये चंद्र की स्मृति में। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान में मेहरौली लौह स्तंभ का लेख प्राप्त हुआ, जो वर्तमान के कुतुब मीनार के समीप है। उसको उठान से उठा के लाया गया है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त है, जो चंद्र नाम है ना, वो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेट करता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में महरैली लौह स्तंभ की उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के समान उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित है, ठीक है। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो कौन हुआ? गुप्त वंश, ठीक है। हुनों का आक्रमण गुप्त वंश के समय हुआ, ठीक है। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए। हुन लोग स्कंदगुप्त के हाथों से बुरी तरह से परास्त हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं सदी
के अंत तथा 6ठी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों में हुनों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो हुनों का आक्रमण किसने देखा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्कंदगुप्त ने देखा हुनों का आक्रमण। उसके बाद हुनों के भारत आक्रमण किया था, किसने किया था? हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। किसके समय में किया था दोस्तों? स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। निम्नलिखित में से गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो किसने की थी? स्कंदगुप्त ने की थी। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, किसने पराजित किया? स्कंदगुप्त ने किया। ठीक है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? किसने किया? स्कंदगुप्त ने किया। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया? कहाँ से? भितारी स्तंभ लेख से। ठीक है, भितारी नहीं, भीतरी स्तंभ लेख से। उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले में सैदपुर की तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिससे वे स्कंदगुप्त को बुरी तरह पराजित किए। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में के पतन का निम्नलिखित कारण क्या था? ठीक है, गुप्त हुन का आक्रमण नहीं, उसको तो पराजित कर दिया स्कंदगुप्त ने। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ये इन्हें उत्तरवर्ती गुप्तों में बौद्ध धर्म का स्वीकार करना नहीं, ये भी नहीं। इसका क्या है? अरब का आक्रमण। अब देखते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नगत कारणों में से अरब का आक्रमण भारत पर आक्रमण के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्या है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? ठीक है, तो अरब का आक्रमण है। ठीक है, अरब का आक्रमण कब से स्टार्ट हुआ है? 900 AD से स्टार्ट, उसके आसपास से स्टार्ट हुआ है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब हुनों का आक्रमण डायरेक्ट कारण नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट कारण हो सकता है। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है शक विजेता। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शक विजेता कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम भारत के अंतिम शासक राजा रुद्र सिंह थर्ड को चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य को 5वीं सदी में प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अन्य उपाधि एक सकारी भी धारण किया। इसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलवाए। ठीक है, सकारी। ठीक है, शक को हराने के बाद रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? मतलब रजत मतलब वही चांदी के सिक्के। ठीक है, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। ठीक है, जिसको गुप्त काल में रूप्यक या रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं का अनुकरण कर रजत मुद्राओं का उत्कीर्ण करवाया। प्रसिद्ध चीनी फायान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? किसके शासनकाल में की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में की फायान ने। ठीक है, उसके बाद हुएन सेंग कब किया था? वो हर्षवर्धन के समय किया था। ठीक है, हर्षा के समय में किया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद है सुमेलित करना है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, तो क्या नहीं? प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख, ये गलत है। पतिक, ठीक है, तक्षशिलाभिषेक। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट मंदसौर अभिलेख, ये भी सही है। समुद्रगुप्त एरन अभिलेख, तो आने की प्रभावती गुप्ता जो उदयगिरी गुहा अभिलेख से नहीं मिलित है। ठीक है, अब देखते हैं। कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख सही है। पतिक तक्षशिला अभिलेख सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय हैं जो उदयगिरी गुहा अभिलेख से रिलेटेड हैं। ठीक है, और प्रभावती गुप्ता उदयगिरी से कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। फिर आपको मैच करना है। ठीक है, इसमें भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इसका आंसर देखूंगा, डायरेक्ट कोट पे ही चला जाता हूँ जो मैच किया हुआ है। ठीक है, चंद्रगुप्त की रानियाँ कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त की रानियाँ दत्ता देवी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी कुबेर नागा थी और कुमारगुप्त प्रथम की अनंत देवी थी। ठीक है, रानियाँ जो थी चंद्रगुप्त की रानियाँ मतलब की रानी थी कुमार देवी। ठीक है, समुद्रगुप्त की रानी थी दत्ता देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी कुबेर नागा। ईसा की 3री शताब्दी, जबकि हुन का आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए थे। किस पे हो गए थे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पे। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया व्यापार पे भारतीय व्यापारी निर्भर हो गए थे।
गुप्त काल में भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किसमें एक पतन से संचालित होता है? ठीक है, ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंगाल एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों से होता था। पश्चिम भारत के प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ, जिसको बड़ौच कहा जाता था, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। अतः इस काल में प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाह जैसे बड़ौच, कल्याण, काम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता। अतः जो भी है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? तो कौन सा किया जाता था? ताम्रलिप्ति भी है, ये मतलब बड़ौच भी है, ठीक है, काम्बे भी है, तो इसका ए हो जाएगा। तो देखो अभी 16 मिनट के आसपास हुआ है, हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो लगभग 30 सेकंड में एक क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है दोस्तों। तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कशन दिख सकता है। ठीक है, भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक संस्कृति, संपर्क, व्यापार संबंध बंगाल की खाड़ी के पार रखने वाले थे। ठीक है, इनमें से कौन सा बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास में सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकती है? क्या हो सकती है? इसका सी आंसर दिया हुआ है। क्या है? बंगाल की खाड़ी में चलने वाले माफ़ कीजिएगा, चलने वाले मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। ठीक है, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आरंभिक संस्कृति, संपर्क, व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी पार बनाए रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा सुगम होता है। प्राचीन भारत में देश अर्थव्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रित प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राज्य उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों और मानक कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इसका 2 और 3 सही होगा। ठीक है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिलनाडु राष्ट्र में स्थित केंद्र से संबंधित थे। किसमें थे? वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। विशाखा दत्त ने प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में दूर विसंधियों के बारे में, ठीक है, ये दिया है। ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। लेकिन मुद्रा राक्षस डॉक्टर जीपी जायसवाल ने विशाखा दत्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन बताया। उन्होंने नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार में की दूर विसंधियों का वर्णन किया। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का ये भी लिखा है कि कैसे उन्होंने धनानंद पे विजयी पाकर मौर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी वर्णन किया गया है इस बुक में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्वैज्ञानिक विषय की रचना के लिए जाना जाता है? तो सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है, या काशी के रहने वाले थे। इनका लगभग 600 ईसा पूर्व इनका काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार या इतिहास साहित्यकार थे। सौमिल्य गुप्त कालीन नाटककार थे, जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? तो कोई नहीं, वही सेम क्वेश्चन है। तो ऐसे सुश्रुत होगा अगर आप ऐसे देखेंगे तो। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न एक गंतव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर पत्र में ए इसका आंसर दिया था। ठीक है, लेकिन वो शल्य चिकित्सा के लिए जाने जाते थे। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? किसका नहीं है? भास्कराचार्य का नहीं है, भास्कराचार्य का नहीं है संबंध।
ठीक है। अब धन्वंतरी थे, उनका भी है, चरक की है, सुश्रुत का भी है। ठीक है। तो भास्कराचार्य का नहीं है, भास्कराचार्य एस्ट्रोनॉमी वाले थे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी नहीं, मतलब हाँ कह सकते हैं। ठीक है। धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य नवरत्नों में से एक थे। वे आयुर्वेद शास्त्र के प्रखंड पंडित थे। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र के पंडित थे धन्वंतरी। चरक एवं सुश्रुत भी आयुर्वेद के विज्ञात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। ठीक है, चरक जो थे कनिष्क चरक कनिष्क के राजवैद्य थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल और गणितज्ञ थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लीलावती, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना की। एक लीलावती है, ठीक है, वो भगवान बुद्ध की जीवनी उसमें लिखी गई है। ये लीलावती है। ठीक है, ये लीलावती है। इन ग्रंथों में गणित तथा खगोलीय विज्ञान संबंधों पर प्रकाश डाला। लीलावती के लेखक थे, कौन थे? भास्कराचार्य। ठीक है, लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नहीं, ये गलत है यार। ठीक है, पाँचवीं शती ईस्वी में कौन का जया का सिद्धांत ज्ञात होता है। सातवीं शती में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। ठीक है, तो इसका 1, 3 और 4 होगा। भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया। यह स्थित था, कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्रा में। ठीक है, पाटलिपुत्रा में एक अस्पताल था। ठीक है, चीनी फायान गुप्त काल में भारत आया। उन्होंने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्रा नगर के धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को निःशुल्क दवाएं और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहाँ देश भर के रोगी लोग इलाज करवाने आए थे। एक अभी का हाल देख लीजिए, अभी कोई भी एक अच्छा सा अस्पताल नहीं है। पीएमसीएच को छोड़ दिया जाए या फिर और कुछ, पीएमसीएच में भी मुफ्त में भोजन तो नहीं दिया जाता है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन सा फलित ज्योतिषी से संबंधित था? कौन सा? छापनक। ठीक है, छापनक। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विक्रमादित्य कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायान ने भी की। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे, जबकि छापनक फलित ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे। कालिदास किसके शासन काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है? किसने की? आर्यभट्ट ने की। ठीक है। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौन सी है? दिनार है। ठीक है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है किसके साथ? दिनार को। ठीक है, अगला सेम क्वेश्चन है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया जाता था, क्या था? रूपक था। ठीक है, रूपक था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। किसको बोलते थे? प्राकृत में। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, मतलब कि प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे। स्त्री और शूद्र लोग प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया करते थे। सती प्रथा का अभिलेख का साक्ष्य प्राप्त हुआ, कहाँ से हुआ? एरन से। ठीक है, सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ। यह लेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री सती होने का उल्लेख है। गोपराज नामक जो सेनापति थे, उनकी स्त्री का सती होने का उल्लेख है। गुप्त संबंध की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी। ठीक है, उसके बाद फिर है, अब इसको ये देखिए, प्रियदर्शिनी। अशोक का उपनाम क्या है? प्रियदर्शिनी है। ठीक है, समुद्र, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या नाम है? विक्रमादित्य है। ठीक है, समुद्रगुप्त। और ये देखिए कर्मादित्य, ये मुझे पता नहीं है, आंसर मैं देख लेता हूँ। सी दिया हुआ है, तो सी का 4 है। ठीक है, ये तो ठीक है। सी का 4, बी का फर्स्ट है, यानी कि समुद्रगुप्त का है प्रक्रमांक। ठीक है, प्रक्रमांक। ठीक है, तो यानी स्कंदगुप्त का क्रमादित्य है। ठीक है, अशोक का प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त प्रक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। ठीक है, नगरों को क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ठीक है, गुप्ता काल।
ठीक है। किस शासन वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश ने दिया। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण मुद्रा कहा जाता है? गुप्त वंश को कहा जाता है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों और पुरुषों की बराबरी थी? किस में थी? इनमें से कोई कभी नहीं स्त्री पुरुष का बराबरी हुआ है भाई। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, क्या थी? उपज का 6ठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। हिंदू विधि के द्वारा मान्य कर कितना था? उपज का 6ठा भाग। 6ठा भाग मतलब कितना हो गया? 100 को ये 6 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो लगभग 16%, ठीक है, 16%। अभी तो लग रहा है 1/3 सरकारी ले लेती है 30% कर। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? ठीक है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल व्यापा तथा शब्द निर्देश करते हैं, क्या है? भूमाप से, ठीक है, भूमाप से कुल व्यापा या द्रोण बापा, ठीक है, भूमाप से कुल व्यापा और द्रोण बापा भूमाप से करते हैं। 2020 के यूपीएससी प्री में पूछा गया। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें कर सहित कृषि भूमि प्रदान किया जाता था? ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर कहते थे, क्या कहते थे? विद्यक भागम, विद्यक भागम। तीसरी शताब्दी में बरांगल प्रसिद्ध था, किस लिए? लौह यंत्र उपकरण के लिए बरांगल प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत में गुप्त राजवंश के समय संदर्भ में नगर, घंटासाल, कुदरा, चौल किस लिए विख्यात थे? किस लिए? विदेशों से व्यापार करने वाले बंदरगाह थे, घंटासाला, कदूरा और चौल, ठीक है। घंटासाला, कदूरा, चोल गुप्त काल के बड़े बंदरगाह शहर थे जहाँ विदेशों से व्यापार किया जाता। घंटासाला, कदूरा जहाँ पूर्वी तट पर सही थे, वहीं चौल पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। तोरमान किस जातीय दल का था? किस जातीय दल का था? हून। तोरमन भारत पर दूसरे हून आक्रमण का नेता था। मध्य भारत में एरक नामक स्थान से बराह प्रतिमा खुदा हुआ उसका उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु शासनकाल के प्रथम में उसका सामान था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? किसने किया था? यशोधर्मन ने, ठीक है। चीनी यात्री हैन सांग ने मंदसौर लेख साक्ष्य प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त में बाल आदित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया था, ठीक है। चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत के दर्शन किए, कौन किया दोस्तों? सुंग यून, ठीक है। चीनी यात्री सुंग यून ने 518 ईस्वी में भारत आया और उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा बौद्ध धर्म की एकत्र की। चीनी यात्री सुंग यून भारत की यात्रा किए कब? 1515 से 1520 ईस्वी में ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रित था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विकसित किया, ठीक है। तो 1 और 3 सही है। ये मतलब प्रशासन केंद्रित नहीं था, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों से विपरीत गुप्त वंशी शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों को भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रित न होकर संघात्मक था। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम बिष्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है? यह राज्य के लिए आयकर का एक स्रोत था, जनता के द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार कर था, माना जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भव हुआ किसमें? कहाँ हुआ? भारत में हुआ। शतरंज का खेल भारत में उद्भव हुआ और महाभारत में से चतुरंग का नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा। शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीनतम पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। मृच्छकटिकम का भी क्या विषय था? एक धनी व्यापारी की एक गणिका पुत्री से प्रेम की गाथा है, ठीक है। शूद्रक का कृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासक की व्यवस्था एवं नगर नगरीय जीवन का रोचक सामग्री मिलती है। इसके तत्कालीन समाज में होने वाली परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। अतः इससे पता चलता है कि उज्जैनियों में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों पुराणों में श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण शर्तवाहा की एक गणिका की पुत्री से बसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों में
रूप किया। प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान किसका? कपिल का। ठीक है, सांख्य दर्शन किनके द्वारा दिया गया है? कपिल के द्वारा। नागार्जुन का क्या दिया है? माध्यमिका या शून्य मार्ग। ठीक है, गौतम के द्वारा क्या दिया गया है? न्याय। ठीक है, न्याय किसके द्वारा दिया गया है? गौतम के द्वारा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दार्शनिक प्रणाली है। ठीक है, सांख्य दर्शन प्रणाली प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? कपिल के द्वारा। उसके बाद अगले, भारत बने दार्शनिक विचार के इतिहास में संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा को आगमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, करता है। ठीक है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जा सकता है, न कोई ब्रह्म का प्रभाव कारक। ठीक है, ये सही है, तानी बी हमारा सही हो जाएगा। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आगमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन अज्ञानता को ही दुखों का कारण बताता है। विवेक ज्ञान को उत्पत्ति से मुक्ति एकमात्र उपाय बताया गया। ठीक है, उसके बाद कपिल सांख्य पद्धति में सबसे पुराने प्रणेता हैं। ठीक है, यह कपिल बताते हैं कि यह किसी भी व्यक्ति के जीवन के शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है या इसकी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। पहला सही होगा और दूसरा भी सही होगा। योग दर्शन के किसके हैं? कौन है प्रतिपादक? पतंजलि हैं। ठीक है, योग के आविष्कारक कौन है? पतंजलि हैं। निम्नलिखित में कौन से एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? कौन नहीं है? अनुस्मृति। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। किसके कंटेम्पररी थे? पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। न्याय नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? गंगेश और उदयन। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन तथा उदयनाचार्य का दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुम मंजरी को नव न्याय दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव न्याय दर्शन के संपादक वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश जिन्होंने नव न्याय दर्शन को संग्रहित किया, इसका संस्थापक मानते हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जियो, इसके लिए चाहे ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर भस्मीभूत हो जाने पर पुनर्गमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो चावर्क की है। ठीक है, चावर्क की है। यह है ना कहावत, यावत जीवेत सुखित जिमे जिरिनम कित्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो अच्छे से जियो और कर्ज लेके घी पियो। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकारता है? ठीक है, चावर्क। ठीक है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अधोलिखित में से कौन एक चावर्क के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? क्या है? काम। ठीक है, काम सबसे ज़्यादा सर्वोच्च मूल्य है। उसके बाद चावर्क दर्शन को परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। चावर्क दार्शनिक प्रणाली थे। किसके? लोकायत। ठीक है, उसके बाद है न्याय दर्शन को प्रचलित करने वाले कौन थे? गौतम थे। न्याय दर्शन के संपादक कौन है? गौतम है। न्याय दर्शन गौतम। अब देखते हैं न्याय दर्शन गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी। मीमांसा कौन थे? जैमिनी थे। फिर से वही है। अब देख लेते हैं। न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन का वर्णन किया गया है। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान कारण। ठीक है, सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का विकरण। वेदांत दर्शन में आत्मज्ञान। ठीक है, न्याय दर्शन गौतम है। पूर्व मीमांसा दर्शन जैमिनी है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि है। वेदांत बद्रायन है। वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि है। योग दर्शन पतंजलि है। ठीक है, कर्म सिद्धांत किससे मिलता है? मीमांसा दर्शन से मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दर्शन सम्मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? किसका है? ये मीमांसा दर्शन का है। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा दर्शन से है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन को परमाणु सिद्धांत प्रतिपादन किया गया? किससे? वैशेषिक से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो क्या होगा? सीख मीमांसा, वेदांत, न्यायिक, विशेषांक, सांख्य योग, ये तो है। लोकायत और कापलिक नहीं है। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? चावर्क को। ठीक है, लोकायत।
अद्वैत दर्शन किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। ठीक है, दर्शन, शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर को। ठीक है, शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत का सिद्धांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। विशिष्ट अद्वैत किसका? रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में किसका संबंध वेदांत दर्शन से नहीं है? किसका नहीं है? अभिनव गुप्त। ठीक है, वेदांत दर्शन भारतीयों की विचारधारा की प्रकाष्ठा माना जाता है। वेदांत दर्शन का शाब्दिक अर्थ है वेदकांत, वैदिक विचारधारा की प्रकाष्ठा। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कई सूक्ष्म वेदों के आधार पर इसके उपसंप्रदाय हैं, इसके प्रवर्तक हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद। अभिनव गुप्त की मुख्य ख्याति तंत्र और अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है। ठीक है, अभिनव गुप्त किसके हैं? रिलेटेड हैं ख्याति तंत्र से। उसके बाद अब आपको कब से कौन सा ईस्वी का गणना स्टार्ट हुआ वो देखना है, डायरेक्ट मैं आंसर पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो विक्रम संबंध या कृत संबंध मालव संबंध भी कहते हैं। ठीक है, विक्रम संबंध को कृत या मालव संबंध कहते हैं। इसकी तिथि 57 या 58 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। शक संबंध की तिथि 78 ईस्वी मानी जाती है। इस संबंध का प्रवर्तक कनिष्क को माना जाता है। गुप्त संबंध की स्थापना चंद्रगुप्त फर्स्ट में 319 से 320 ईस्वी में की थी। कली संबंध 1320 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ठीक है, 1300 नहीं, 3102 ईस्वी पूर्व माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही चुनिए। विक्रम संबंध 58 ईसा पूर्व से। ठीक है, शक संबंध 78। ठीक है, गुप्त काल। ठीक है, भारत के मुसलमान युग का 1192 से शुरू हुआ। ठीक है, ये भी सही है। पुलकेशिन फर्स्ट ने बादामी शिलालेख में 465 का दिनांकित यदि इस विक्रम संबंध को दिनांकित करता है तो क्या हो जाएगा? 601 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि शक संबंध आरंभ 78 ईस्वी में माना जाता है तथा विक्रम संबंध 57। ठीक है, निर्धारित किया था। पुलकेशिन फर्स्ट बादामी शिलालेख विक्रम संबंध दिनांक के लिए हमें 465 में 78 और 58 को जोड़ना होगा। ठीक है, एक चालुक्य अभिलेख तिथि का अंकन शक संबंध में 556 दिया हुआ था। इसका तुल्य वर्ष क्या हो जाएगा? 634 होगा। उसमें बस आपको ऐड कर देना है। ठीक है, 78। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। कहाँ था? प्रतिष्ठिनापुर। ठीक है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश क्षत्रिय वन का 3 मूल वंश, अन्य 2 सूर्यवंश एवं अग्निवंश में से एक था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग के प्रयाग में था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संभारण प्रतिष्ठा अनुसार वर्तमान के झूसी इलाहाबाद की राजधानी की स्थापना की। मौखरी शासकों की राजधानी थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। ठीक है, मौखरी शासक की राजधानी कन्नौज थी। गुप्त वंश के पतन को लेकर आरंभिक शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान से उत्तर भारत के अभिलोकों में किन राज्यों का शासन था? ठीक है, तो अब ये 2021 में पूछा गया है, तो मगध के गुप्त का था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, मगध के गुप्त का था। उसके बाद फिर मालवा के परमार नहीं, मालवा के परमार तो बहुत बाद में आए, 1100 ईस्वी के आसपास हैं। ठीक है, थानेसर के पुष्यभीत, ये ठीक है। उसके बाद कन्नौज के मौखरी ये भी ठीक है, और बल्लभी के मैत्रक। ठीक है, देवगिरी के यादव नहीं थे। ये 11वीं शताब्दी के आसपास की बात है। 6ठी शताब्दी में मध्य शक्ति युक्त साम्राज्य के पतन के बाद फलस्वरूप भारत राजनीति में विकेंद्रीकरण तथा विभाजन की प्रवृत्तियां प्रारंभ हो गई। इनके दौरान सीमांतों शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गुप्त वंश के पतन से आरंभिक शताब्दी 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का उत्थान उत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में हुआ। गुप्त, ठीक है, और वही जो आंसर हर्ष के समय सूचनाएं पुस्तकों में निहित है। कहाँ है? कल्हन में। ठीक है, कल्हन किसने लिखा है? हर्ष के समय राज दरबारी बनभट्ट ने की कीर्ति हर्षचरित से प्राप्त होती है कि इससे जुड़ी सूचनाएं कल्हन की कीर्ति राजतरंगिणी में मिलती है। ठीक है, कालिदास एवं हरिसन हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बनभट्ट ने लिखी है। ठीक है, हर्ष के समय साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया? कन्नौज।
स्थानांतरित कर लिया था। सम्राट हर्षवर्धन के महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजित किया था। कहाँ पे किया था? कन्नौज एवं प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महान सम्मेलन करवाया था, प्रयाग में करवाया था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्त आगमन को किसने रोका था? पुलकिन सेन सेकंड ने। निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? पुलकेशिन तृतीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्ष पर विजय प्राप्त किया था। कब किया था? 1618। कवि वान निवासी था। कहाँ का था? कहीं का नहीं थे। बाण भट्ट का जन्म बिहार के सोन नदी के किनारे अवस्थित पृथ्वीकूटा नामक गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम चित्रभानु था, माता का नाम राजदेवी था। ह्वेनसांग किसके शासन में आया था? ह्वेनसांग, ठीक है। तो ये किसके शासन में आया था? सम्राट हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय किन यात्री ने भारत की यात्रा की? ह्वेनसांग ने। भारत की यात्रा करते समय चीनी युआन चवांग ने तत्कालीन भारत दशाओं को संस्कृति से वर्णन किया। इस संदर्भ में सड़क पर नदी मार्ग में लूट मार्ग पूरी तरह सुरक्षित थे? नहीं, बिल्कुल पूरी तरह तो नहीं थे। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना किसी व्यक्ति को निर्दोषता अथवा दोष निर्णय के साधन थे। व्यापारिक और नौ घाटों में नौकारिकों को शुल्क देना पड़ता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि वो खुद लूट का शिकार हो गए थे। तो कैसे सुरक्षित था? हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग दूत के रूप में किसने भेजा था? कोई नहीं भेजा था, वो खुद यहाँ पे बौद्ध से संबंधित चीज़ों को पढ़ने के लिए आए थे। ह्वेनसांग भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन था? मथुरा। कोशे शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? रेशम के लिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा में किया था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सोयू की रचना। सोयू, ठीक है, सोयू की रचना, उससे बहुत सारा हमें मिलता है इंडिया के बारे में जानकारी। चीनी यात्री जिसने भीनमल की यात्रा की, कौन थे? ह्वेनसांग ने, ठीक है। सुयुक नामक ह्वेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया? चीनी यात्री इत्सिंग ने 1761 से 1695 ईस्वी, जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से पश्चात से विश्व का भ्रमण करने लगा और निश्चय किया कि बाद में उसे साथियों को उसका साथ छोड़ दिया था। वह अकेले कैंटन नगर के जहाज़ में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया और सुमात्रा होता हुआ चीन वापस लौट गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में से प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप में प्रकाश करता है? बी, नियम पत्र। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इंतु। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था मुसलमान। अच्छा। भारत के सबसे प्राचीन विहार? नालंदा। नालंदा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। सामंतवाद विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग आश्रित कृषक अस्तित्व में आया। तो इसका क्या आंसर होगा? दोनों सही होगा। चीनी यात्री फाहियान कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया, ये गलत है। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे, ये भी गलत है। अब भारत में भ्रमण का समय है, ठीक है। तो फाहियान 402 से 412 ईस्वी है, ठीक है। इत्सिंग 671 से लेकर 695 ईस्वी तक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग के
अबायजुद अल मसूदी तथा अल बुरूनी ने किया है। ठीक है। सांबरपुर ये यात्रोत्सव की सूर्य से संबंधित था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन समानता व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? अत्यंत शासक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता के अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अवस्था स्थानीय राजनीतिक सत्ता, भूमि नियंत्रण तथा स्वामित्व आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सीमांत तथा उसके अधिपति के बीच में स्वामी दास का संबंध बनना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज का नाम दिया। शंकराचार्य ने शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना था। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के छोटे से गांव में कलाड़ी में हुआ था। शंकराचार्य के समय बौद्धों एवं जैनियों का प्रभाव आकर हिंदू समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए उन्होंने वेदांत पर बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान प्रयासों के लिए उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। उनके दर्शन को अद्वैत वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए वर्तमान में हिंदू पद प्रदर्शक माने जाते हैं। इनका विवरण श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में है, द्वारका गुजरात में, पश्चिम में पुरी में उड़ीसा तथा पूर्व में ज्योतिष मठ, ठीक है, उत्तराखंड। आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा 4 स्थापित मठ, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग तो नहीं है, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? मानसरोवर, द्वारका भी है, पुरी भी है, रामेश्वर भी है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है, हर्षवर्धन से नहीं। अब आपको ये मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। ठीक है, तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त के समय था, बनभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था, तो कालिदास भी तो इसका आंसर क्या है? बी है। ठीक है, तो ए का तो 4 है, बी का फर्स्ट है। ठीक है, सी का 2 है। ठीक है, बनभट्ट हर्षवर्धन के समय। ठीक है, सही जोड़े बनाए। ठीक है, भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त, धार, अशोक। इसका क्या है? भोज है धार में। ठीक है, दुर्गावती गोंडवाना में, समुद्रगुप्त विदिशा और अशोक उज्जैन। भिलासा मध्य प्रदेश में, द्वार समुद्र कर्नाटक, हेलोबेडू में, गिरनार गुजरात में, थानेश्वर हरियाणा में। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा समाप्त होता है गुप्त काल का सारे प्रश्न जो अब तक पूछे गए हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।